चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स। अभी गलत चैप्टर खुला है। Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चलो फ्रॉम टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारा एम होगा इंडियन इकोनॉमिक्स को इन 50 डेज और बाय 45 डेज वी विल कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हेनेवर आई एम सेइंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से मतलब यह है हम आजाद हुए थे 1947 ऑन 15th ऑफ अगस्त। 15th अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए थे तो हमारा झंडा फहरा था कब? रात में 12 के बाद, और 12 के पहले जब फहरा था तो कहां पर? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th अगस्त एंड वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। इसलिए हम बोलते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की शाम। जब हम बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमारी इकोनॉमी जो थी इट वाज एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है वी वर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज एट दैट टाइम वी डजंट हैव आवर सर्विस सेक्टर एंड वी डजंट हैव आवर गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ना ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर अच्छा था, ना ही हमारा टर्शरी सेक्टर अच्छा था। जो भी था वो किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो ब्रिटिशर्स हमारे यहां से जब गए तो हमारे यहां सिर्फ क्या बचा? एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमें पूरी तरीके से किसने बर्बाद करके रख दिया था? ब्रिटिशर्स ने। तो हमको देखना है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी और क्या क्या चीजें थी एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू वर्क ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखो, एज अ thing written, India had an independent, self-reliant and prosperous economy. At present, if we're going to say, तो India is a self-reliant and prosperous economy. आज की डेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? The Indian economy of the 18th century was primarily of agricultural sector. किस पे था? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से मतलब है इट वाज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसलिए इसे एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहते हैं। कौन सा इकोनॉमी? एग्रेरियन इकोनॉमी। इसी बुक का इंडियन इकोनॉमी का जो लास्ट चैप्टर है देयर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट चाइना आल्सो, अबाउट पाकिस्तान आल्सो, हमारी नेबरिंग कंट्री। तो वहां पे हम देखेंगे कि चाइना भी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लेकिन चाइना ने ड्रास्टिकली चेंज हो गया, डिपेंडेंस उसने किस पे कर दी? इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री कौन सी है? चाइना, नॉट इंडिया। व्हाई? बिकॉज इंडिया आज भी सेकेंडरी सेक्टर में लैग करती है। लैग मतलब पीछे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब यहां पर आते हैं, इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर इट्स डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो हाथ से बनाई जाती है, हथकरघा। तो उस समय हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन जब हमारे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने किस पे हमें डिपेंडेंट कर दिया? मशीन गुड्स पे। मशीन गुड्स जो कि कहां से आते थे? बाय द ब्रिटेन। तो हमारा पूरा का पूरा रॉ मटेरियल भी ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेनियन से फिनिश गुड हमारे पास आते थे और हम उसको खरीदते थे, तो हमारी इकोनॉमी भी कहां चली आ रही है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने हमको पूरी तरीके से खा लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट, द प्रोमिनेंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विच गेव प्राइम प्लेस ऑफ इंडिया इन द मार्केट वर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। ये दो टेक्सटाइल जो थे हमारे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट थे, अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करूं। फिर हम आते हैं मेटल इंडस्ट्री, हमारी बहुत अच्छी थी। आपको पता होगा हमारे यहाँ सबसे पहली मेटल इंडस्ट्री कौन सी डली थी? जिसका नाम था टिस्को। कौन सी? टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन या कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये किसने बनाई थी? किसकी थी ये? एज द नेम सजेस्ट, बाय द टाटा। कहां पर बनी थी ये? सबसे पहले जो पहली बनी हमारे पास, कहां बनी? कोई बताएगा? ये बनी थी छोटा नागपुर प्लेट्यू में, एक जगह है जिसका नाम है जमशेदपुर। किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा ने। उन्हीं के नाम पे उस एरिया का नाम पड़ गया जमशेदपुर। तो ये बनी थी पहली इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? आयरन स्टील इंडस्ट्री। दूसरा आता है हमारे पास प्रीशियस स्टोन वर्क, हमारे यहां बहुत फेमस है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, मैसनरी, टेनरी, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज हमारे यहां बहुत ज्यादा अच्छा था, डेवलप था, फ्लरिश था। जब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज देखनी है? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको सबसे पहले देखना है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल रूल जब भी मैं लिखूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश एरा। कौन से एरा की बात कर रहा हूं? ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा से मेरा मतलब क्या है? ब्रिटिश एरा से वो समय की मैं बात कर रहा हूं जब ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया। अप्रोक्सीमेटली इट वाज 200 ईयर्स, 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था।
तो ये तब की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो क्या था सर, बहुत ज्यादा कम था, बहुत स्लो था, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुकी हुई इकोनॉमी, ठीक है। कैसी इकोनॉमी थी, रुकी ही इकोनॉमी थी। अब यहां पर हम आते हैं, क्या सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, वी विल सी अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर एट दैट पर्टिकुलर पीरियड। 200 साल जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे, उस समय एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी हमारे भारत में, उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था, उस समय फॉरेन ट्रेड हमारे यहाँ कैसा था, होता भी था कि नहीं होता था, या होता था तो कौन सी चीज ज्यादा होती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे लोग जो रहते थे उनकी जब हम बात करेंगे। फिर देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जैसे हम आज देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, टर्शरी सेक्टर में कितने हैं। ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में। क्लास 10th में एक था ना सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसमें आपने देखा था 3 सेक्टर, 3 सेक्टर में कितने लोग किस सेक्टर में ज्यादा है, या हमारी जीडीपी में कितना पैसा किस पर्टिकुलर सेक्टर से आ रहा है, वो हम यहां पे चेक करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपके देश में रोडवे कैसा है, रेलवे कैसा है, आपके देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भाई मशीन है कि नहीं, रखने के लिए जगह है नहीं है, तो ये सारी चीज हम देखेंगे इस चीज में। चलिए तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द इंडिया वाज टू टर्न इंडिया अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इंडिया, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, उनका सबसे पहला एम ये था कि हमारे देश से ज्यादा रॉ मटेरियल अपने देश में लेके जाएं। कहां पर लेके जाएं, अपने देश में। रॉ मटेरियल क्यों लेके जाएंगे, हमारे यहाँ अनाज अच्छा, हमारे यहाँ कपड़ा मिलता था कॉटन, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन हमारे देश में मिलता था। समझ आ रहा है। जब हमारे, आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए ही क्यों। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ब्रिटिशर्स, यूरोपियन हमारे यहाँ आए थे। सबसे पहले हमारे यहाँ डच आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, सॉरी पोर्चुगीज, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर लास्ट में आया था ब्रिटिशर्स। ये 4 कंट्रीज आई थी हमारे यहाँ, 4 कंट्री के लोग आए थे। इन्होंने हमारे यहाँ कंपनी डाली और उसका नाम रख दिया ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया सिर्फ इसलिए लगा कि उनके हम ईस्ट साइड में थे, इसलिए हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज चलती थी उनका नाम रखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ आए ही क्यों थे, आपको पता होगा साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो वहां पे 2 और देश है, इंडोनेशिया, सोमालिया, जकार्ता, सुना है। दीज कंट्रीज वर फेमस फॉर स्पाइस। किसके लिए फेमस थी, स्पाइस के लिए। अब ब्रिटिशर्स को लगता था कि स्पाइस हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े क्या थे, इंपोर्टर थे ऑफ स्पाइस, हम उनको स्पाइस बेचते थे। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया और उन्होंने इंडिया में क्या पूछा, स्पाइस चाहिए हमको। इंडिया ने बोल दिया यहां तो स्पाइस मिलता ही नहीं है, हमको तो स्पाइस कहां से लेके आते हैं, फ्रॉम सोमालिया, फ्रॉम जकार्ता, फ्रॉम इंडोनेशिया, वहां से हम मसाले लेके आते हैं और उस मसाले को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, यहां से हम सस्ते में खरीदते हैं। तो इन्होंने बोला क्यों हम इंडिया जाएं, हम थोड़ा और आगे समुद्र का रूट पकड़ते हैं, वील डायरेक्टली गो टू सोमालिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, वहीं जाते हैं और वहीं से ले लेते हैं। जब ये वहां गए तो उन्होंने इनसे बोला इन रिटर्न ऑफ स्पाइस मुझे चाहिए इंडियन कॉटन, मुझे क्या चाहिए, भारत का कॉटन चाहिए। भारत का कपड़ा बहुत फेमस है, वो भी क्या, कॉटन। तो ब्रिटिशर्स को पता चला भाई अब झक मार के मुझे कहां जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा। देन दे केम टू इंडिया, और इंडिया में उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, कॉटन वहां, और वहां से स्पाइस लेके चले गए। ये सारी चीज कहानी स्टार्ट की। फिर जब वो यहाँ पे रह लिए कुछ देर तो उनको पता चला कि हम यहाँ पे इजीली इन पर रूल कर सकते हैं। धीरे 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 उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया और फाइनली इंडिया बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर हुम, फॉर ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 18th सेंचुरी में, आपने सुना होगा 18th सेंचुरी में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कौन सा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली किन चीजों पे स्टार्ट हुआ था, 2 चीजों पे। पहला क्या था, आप देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और दूसरा क्या था, मेटल इंडस्ट्री। और दोनों का रॉ मटेरियल कहां मिल रहा था, दोनों का जो रॉ मटेरियल था इट वॉज फ्लरिश्ड इन इंडिया एट दैट टाइम। रॉ मटेरियल कहां मिलता था बेटा, इंडिया। तो इंडिया क्या बन गया बेटा, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर हुम, फॉर द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटेन में क्या जाने लगा बेटा, हमारे यहां से रॉ मटेरियल जाने लगा। तो जब कॉलोनियल रूल था ना, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे तो हम सबसे बड़े सप्लायर थे रॉ मटेरियल का। किसके लिए, उनके लिए। अब वहां रॉ मटेरियल जाएगा तो वहां पे क्या होगा, रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट, इनटू द फिनिश्ड गुड। वो फिनिश्ड गुड बेचेंगे कहां, तो भारत सबसे बड़ा क्या था, कंज्यूमर भी था ऑफ द फाइनल गुड्स। तो क्या लिखा है, एज अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड, भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर भी था ऑफ फिनिश्ड गुड। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हुआ था, हमने पढ़ा क्लास 10th में, नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर था। उस चैप्टर में आपने देखा होगा इट वाज फेल्ड इन टाउन्स। टाउन में फेल होने का सबसे मेन कारण था मेरी नौकरी चली गई यार,
मैं कहां पे काम कर रहा था? आई वॉज वर्किंग ऑन द इंडस्ट्रीज, आई वॉज वर्किंग ऑन द स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या कोर्ट। किसका था वो सब? ब्रिटेन का था ना, ब्रिटिशर्स का था ना। मैंने वो छोड़ दिया, मैं घर पे पढ़ा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बेटा जब मैं घर पे पढ़ाऊंगा तो मुझे पैसे चाहिए ना। अब पैसे किस लिए चाहिए बेटा? पैसे चाहिए सामान खरीदने के लिए। फिनिश्ड गुड्स होता है सस्ता, और जो हैंडीक्राफ्ट चीज होती है वो महंगा। क्यों होती है महंगा? कोई बताएगा? वो इसलिए होता है क्योंकि हम फिनिश्ड गुड जो हैंडीक्राफ्ट से चीजें बनाते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। मैं एक शर्ट बनाऊंगा, मुझे 2 दिन लगेंगे, ठीक है? वही मशीन में 2 दिन में 2000 शर्ट बन जाएंगी। समझ में आ रहा है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बेटा सस्ती चीज कौन सी बिकेगी? सस्ती चीज वो बिकेगी जिसमें टाइम कम लगा, रिसोर्सेस कम लगे, तो वो सस्ते मिलेंगे। और जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, रिसोर्सेस ज्यादा लग रहा है, वो महंगा मिलेगा। तो बट ऑब्वियस है ये हैंडीक्राफ्ट जो होता था ये कैसा मिलता था? महंगा मिलता था। मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे तन भी ढकना है, मुझे सामान भी खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ समय तक तो मैंने कोशिश की है करने की, देन झक मार के मुझे इस पे आना पड़ा। इस पे आने पड़ा मतलब मशीन मेड गुड्स, जो कहां से आता था? इट वॉज डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, या ब्रिटिशर्स के द्वारा आता था। समझ आ रहा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हुआ था। तो बेटा दुनिया का या ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा जो फिनिश्ड गुड का कंज्यूमर था वो भारत था। भारत की पॉपुलेशन तब भी बहुत ज्यादा थी, आज भी बहुत ज्यादा है। आज तो हम सबसे नंबर 1 पे आ गए, ठीक है? लास्ट ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर वी क्रॉस द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। चाइना की पॉपुलेशन को भी हम क्रॉस कर गए। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज की डेट में कहां है? इंडिया में है। एक और चीज तुमको बताते हैं करंट के पर्सपेक्टिव से। अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कल ही की न्यूज है, ट्रंप गवर्नमेंट इन अमेरिका, इसने टैरिफ लगाया है। सुने हो? ये टैरिफ का मतलब क्या होता है? ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस। इंडिया तो उसने लगा दिया है 26%, 26% ऑन चाइना। ये इंडिया पे लगाया है बाय चाइना, बाय सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना में कितना लगा है? 34 अभी लगाया है, और पहले से उसमें 20% था। मतलब टोटल कितना हो गया? 54%, ठीक है? अब जो इनने लगाया है 26%, उस पर क्या बोल रहे हैं? इनके जो बहुत बुद्धिजीवी इंसान है जिनको निकालना भी नहीं आता है, मतलब बहुत मतलब उससे बोलना पड़ रहा है कि इंडिया, अमेरिका जैसा देश, उनको उसकी गवर्नमेंट को ये नहीं पता हाउ टू फाइंड टैरिफ। उन्हें जो टैरिफ बताया गया है कि इंडिया उन पे चार्ज करती है 52% का टैरिफ, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? इन सम ऑफ द अदर कंट्रीज टू वो बताते हैं कि इतना परसेंट का टैरिफ लग रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो बता रहे हैं कि इतना ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अभी आपको क्या बताया? 26% टैरिफ यूएसए हम पे लगा रहा है। ये एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट है फॉर द शेयर मार्केट। बहुत तेज शेयर मार्केट नीचे गिरेगा। हो सकता है वर्ल्ड में रिसेशन आ जाए फिर से। रिसेशन समझते हो? मंदी। क्यों? ये इंडिया पे लगाया है, ये चाइना पे लगाया है। रिसेंटली द न्यूज इज चाइना के साथ जो दुश्मन था इनका, साउथ कोरिया प्लस जापान, जिनकी कभी नहीं बनती थी, ये तीनों एक साथ आ गए और इन तीनों ने क्या बोल दिया? आपने किया, हम रिटेलिएट करेंगे और इसका बदला हम आपको दूसरी चीज देंगे। मतलब नाउ चाइना विल गोइंग टू इंक्रीज देयर टैरिफ। जब चाइना इंक्रीज करेगी टैरिफ तो यूएसए क्या बोलेगा? हम भी और टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? मंदी, रिसेशन, चीजों के दाम महंगे। और यूएसए में इफेक्ट आया मतलब वर्ल्ड में इफेक्ट आएगा। रिसेशन का पीरियड आने वाला है। अगर ये कंटिन्यू हुआ तो इंडिया के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? या इनका साथ दे, या तो फिर यूएसए से बात करें कि भाई हमारा ये टैरिफ कम कर दो। कम कर दिया तो हम फायदे में रहेंगे, कम नहीं किया तो हम यहां पे आएंगे, और यहां पे आएंगे तो इन फ्यूचर और ज्यादा मंदी बढ़ने के चांसेस है। तो या तो लड़ाई कर लो या तो मंडोली कर लो। तो इंडिया के पास दोनों ऑप्शन है। इंडिया की बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? लेकिन ट्रंप ने तो बहुत उटपटांग चीज कर दी। नाउ वी विल सी कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब होता है दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हाट वाज द एग्जैक्ट कंडीशन। सबसे पहले colonialism refers to a system of political and social relation between two countries। 2 कंट्री के बीच में सोशल और पॉलिटिकल रिलेशन कैसे है, इसे हम कॉलोनियलिज्म का बोला जाता है। Of which one is the ruler and the other country is colony। रूलर कौन है? रूलर था उस समय ब्रिटेन। कॉलोनी कौन था? तो कॉलोनी उस समय था इंडिया। इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है वो पीरियड, वो कंट्री जिस कंट्री पे राज कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। सिर्फ ब्रिटेन नहीं, अगर यहाँ पे डच रूल करते
तो भी कॉलोनी होता। अगर वहां पे फ्रेंच रूल कर रहा है तो भी कॉलोनी होता। अगर वहां पे एक और कौन सी कंट्री थी, पोर्चुगीज करता तो भी कॉलोनी है। और अगर वहां पे, अगर नॉर्मल शब्द में बोले तो वहां पे कौन सी कंट्री अगर रूल कर रही है, कोई भी यूरोपियन कंट्री, तो उसको हम कॉलोनीज बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनीज। आपने फिर से एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने सुना था लुइस 14 ने क्या किया था, लुइस 16 ने क्या किया था? लुइस 16 ने इंडिपेंडेंस दिलाई थी किनको? अमेरिका की 13 कॉलोनीज में। किससे? बट ऑब्वियस है, ब्रिटेन से। तो वो कॉलोनी जो 13 इंडिपेंडेंस कॉलोनी हुई थी ना, उनने मिलकर क्या बनाया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 स्टेट एक साथ मिले और उन्होंने क्या बोल दिया? हम एक से आज से क्या है, एक देश है। सो दैट कोई और हम पे क्या ना कर पाए, हमला ना कर पाए, इन्वेड ना कर पाए, रूल ना कर पाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? तो यहां पर सेकंड, द रूलिंग कंट्रीज नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी बट इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द डोमिनेंट कंट्री। डोमिनेंट कंट्री का मतलब क्या है? डोमिनेटेड कंट्री वो कंट्री है जिसको हमने कॉलोनी कहा। जिसको हमने क्या कहा? कॉलोनी कहा। कॉलोनी कौन सी देश कहलाता है? जिस पे रूल करेगा ब्रिटेन। समझ आ रहा है? तो बेटा कॉलोनियलिज्म वो समय था जिस समय पे एक कंट्री पे दूसरा कंट्री रूल करता है। जो रूलर होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? रूलर कहते हैं। और कॉलोनी वो देश है जिसपे वो रूल कर रहा है। दूसरा, जो रूलर होता है उसका क्या होता है? पॉलिटिकल कंट्रोल तो करेगा, साथ ही साथ वो इकोनॉमिक पॉलिसी उस देश के लिए बनाता है। मतलब हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता था उस समय? ब्रिटेन बनाता था, ब्रिटिशर्स बनाते थे। उस समय जो रूल करते थे उसे कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया था ब्रिटेन की संसद ने। ठीक है, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है। ठीक है, फिर आता है इन केस ऑफ इंडिया, भारत की अगर बात करते हैं, द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी दैट इज इंडिया एंड द रूलिंग कंट्री ब्रिटेन रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो यार, जब भी कोई देश आप पर राज करेगा तो उसका मेन मकसद होता है खुद सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी को हड़प लेना। इंडिया का नाम आपने सुना होगा, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था, इंडिया वॉज प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस इन मेनी टर्म्स। इन मेनी टर्म्स मीन्स हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ का स्पाइस बहुत अच्छा था। समझ आ रहा है? ये सारी चीजों को किसने हड़प? हमारे यहाँ का फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था, जंगल जिसे कहते हैं, जंगल ही तो सबसे अच्छा रिसोर्स होता है। ये सारी चीज किसने खत्म किया? ब्रिटिशर्स ने। इसलिए लिखा है अनइक्वल रिलेशन था किनका? कॉलोनी दैट इज इंडिया एंड द ब्रिटेन। और हमारी कंडीशन उस समय क्या थी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, हमने बोला था 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक डेवलप, एक डेवलपिंग और एक अंडर डेवलप। समझ आ रहा? अंडर डेवलप मतलब गरीबी। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी? स्टेगनेंट, रुकी हुई। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुकी हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ड्यूरिंग बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। अभी बताया, बिफोर द ब्रिटिश रूल अराइज इन इंडिया, हमारे भारत में आने से पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस था, स्पेशली इन दीज टू पर्टिकुलर सेक्टर, सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल। फिर तीसरा होता है मेटल और प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन मतलब अगर मैं बात करता हूं मोतियों का, गोल्ड का, डायमंड का, सिल्वर का, ज्वेलरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती थी। और ये मैं कब की बता रहा हूँ? सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के पहले नहीं, ब्रिटिश रूल के पहले नहीं। अगर आप एंशिएंट इंडिया में जाओगे, एंशिएंट इंडिया मतलब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब के बारे में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ का सोना हमेशा से अच्छा था, हमारे यहाँ का कॉटन हमेशा से अच्छा था। इजिप्शियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में सुना? एक होता है चाइनीज सिविलाइजेशन, एक होता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। भारत की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी उसे हम क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन के बीच में क्या होता था? ट्रेड होता था। ट्रेड मतलब समझते हो? कोई चीज यहाँ से बेची जाती थी, कोई चीज वहां से खरीदी जाती थी। तो हम अपना कपड़ा बेचते थे हर जगह, मतलब हमारा कपड़ा इतना ज्यादा फेमस था। इजिप्ट बहुत गर्म देश है, वहां सफेद कपड़ा बहुत चाहिए, कॉटन बहुत चाहिए, हम ही कॉटन उनको बेचते थे। समझ आ रहा है? नेक्स्ट आता है दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल used and the high standard of craftsmanship seen in all important part of India. Imports from India. भारत से जो भी चीज इंपोर्ट होती थी वो अच्छी क्वालिटी का होता था, अच्छा होता था। दे वॉन्ट, मैक्सिमम पीपल वॉन्ट कि इंडिया से ही चीजें हमारे यहाँ इंपोर्ट हो। समझ आ रहा है? ये कब था? बिफोर ब्रिटिश रूल अराइज इन इंडिया।
ब्रिटिश रूल जब आ गया हमारे यहाँ तो उनको ये सब चीजें पता चली और उन्होंने हमारी चीजों को क्या करना स्टार्ट किया, खत्म करना। तो ये लिखा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था। तो देखो, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न more with protection and promotion of what, of economic interest of their home। their home मतलब हमारे देश में कोई भी चीज वो कर रहे थे, हमारे देश में उन्होंने रोडवे बनाया, हमारे देश में उन्होंने रेलवे बनाया, हमारे देश में उन्होंने डाक लेके आए। ये क्यों लेके आए? हमें अच्छा करने के लिए। ये इसलिए क्योंकि समुद्र से जब आता था हमारे यहाँ, कहाँ पे, लेट्स से गुजरात के कांडला जो हमारा पोर्ट है, वहां से कोई भी चीज इंपोर्ट होकर आई फ्रॉम ब्रिटेन, उसको बेचना कहाँ है, तमिलनाडु में। कैसे जाएगा? रेलवे जब होगी जब ना जाएगा, रोड अच्छी होगी तब ना जाएगा। तो ये सब चीज किस लिए किया? इंटरेस्ट ऑफ देयर होम, अपने घर के लिए हमारे देश को थोड़ा सा डेवलप किया। नेक्स्ट, कंट्री दैन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी से उनको कोई मतलब नहीं था, उन्हें किससे मतलब था? अपने देश की इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना। समझ आ रहा है? तो जब वो हमारे देश में रोड अच्छी करेंगे तब तो वो चीज जो बेचने आए हैं वो हर जगह बिक सकता है। दिस इज व्हाट Britain has done with India. Second, such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy. सबसे पहले transformation of the country into net supplier of raw material। अब भी बताया हमारे देश को उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर, सप्लायर। दूसरा क्या कर दिया? कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो भी चीज आ रही है वो कौन खरीदेगा? हम खरीदेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कौन खरीदेगा? हम खरीदेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कंट्री ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 20% and growth rate at about was only 0.5%। मतलब हमारे देश का जो ग्रोथ रेट था इट वाज ओनली 0.5%। ग्रोथ रेट का मतलब होता है जैसे पिछले साल हमारे यहाँ ग्रोथ थी 10% की, तो अगले साल कितनी हुई? 10.5%। मतलब महज नाम की मात्र की क्या होती थी? ग्रोथ होती थी। बाकी की सारा पैसा कहाँ जाता था? ब्रिटेन। समझ आया? दिस इज व्हाट ब्रिटिशर्स हैज डन विद अस ड्यूरिंग देयर रूल, जब वो हमारे यहाँ रूल करने आए थे। तो बेसिकली उन्होंने हमको क्या किया बेटा? पूरी तरीके से खोखला कर दिया। हमारा रॉ मटेरियल भी ले लिया और हमसे पैसा भी ले लिया। पैसा कैसे ले लिया? जब वो फिनिश गुड यहाँ बेचते थे, हाँ, तो हमारे यहाँ से पैसा भी जाता था। समझ आया? और लेबर कहाँ की होती थी? हमारी, सबसे सस्ती। ठीक है। फिर आते हैं हमारे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कंटिन्यू, नो सिस्टमैटिक एंड सिंसियर अटेम्प्ट वर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियन नेशनल इनकम। तो उन्होंने कभी एस्टिमेट ही नहीं की। आफ्टर व्हाट? आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने देखा कि कुछ इंडियन पीपल ने क्या किया, पहली बार हमारे यहाँ क्या की थी? नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। नेशनल इनकम से याद आया बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आपको पढ़ना है वो है नेशनल इनकम। इसमें पढ़ोगे आप न्यूमेरिकल, ठीक है? नेशनल एग्रीगेट जिसमें हम निकालेंगे, ठीक है? उसमें 3 मेथड होती है, उनको हम पढ़ेंगे। जब भी मैंने बताया था, दैट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखो, विलियम डिग्बी, इन भाई साहब ने सबसे पहले क्या थी? फाइंडले सिरास, दादा भाई नौरोजी, एन इंडियन पर्सन। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। फिर आते हैं वाल्डिया एंड जोशी, फिर आते हैं डॉक्टर वीके राव एंड आरसी देसाई। ऑल दीज estimates produce conflicting and inconsistent result। इनने जो लिखाई उनसे डिफरेंट इनका था, इनने जो निकाली इनसे डिफरेंट इनका था, इनने जो निकाली इनसे डिफरेंट इनका था। मतलब सबकी जो नेशनल इनकम आई थी एक दूसरे को क्या कर रही थी? कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। डिबेट का टॉपिक था। समझ आ रहा है? Now, Dr. Rao significant different estimate show that the level of national income and per capita was very low during the colonial period। भाई राव साहब इंडिया के थे, तो इनने जब फाइनली निकाली तो इनने बताया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारे यहाँ की जो नेशनल इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा गिरी हुई, कुचली हुई, नीचे था। किसने बताया? डॉक्टर राव। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनके नाम, ये पूरे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में आएगा इनमें से किसने, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसने नेशनल इनकम नहीं निकाली थी। तो 3 ये नाम होंगे, चौथा किसी का भी नाम दे देगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम खुश होकर लगा देंगे और फिर बोलेंगे ओ शिट। समझ आ रहा है? तो याद रखना यही नाम है, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, दादा भाई नौरोजी, वाल्डिया एंड जोशी, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। जो डॉक्टर राव लिखा है बेसिकली वो कौन है? वीके आरवी राव। याद रहेगा? पक्का? श्योर? नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सेक्टर हम सेकंड क्लास में स्टार्ट करेंगे। द व्हाट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था,
क्या ड्रॉबैक थे, इसको ओवरकम कैसे करना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक.